तो स्टार्ट करते हैं इसी क्लास में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, जिसको हम लोग रोटेशनल मोशन के नाम से भी पढ़ते हैं। आईआईटी जेईई का बड़ा ही मुश्किल टॉपिक माना जाता है ये। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई, बातें, क्वेश्चंस, लाइक जो कॉन्सेप्ट है अगर वो क्लियर हो गया है तो फिर बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। और अगर नहीं समझ आया है तो फिर एनएलएम और हम लोग काइनेमेटिक्स की भी बात कर सकते हैं कि वो भी टफ लग सकता है आपको, है ना। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, इस चैप्टर को। काफ़ी लंबा चौड़ा ये लेक्चर, ये चैप्टर माना जाता है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये रिजिड बॉडी क्या चीज़ होती है। सबसे पहले टॉपिक लिखो, जैसा कि नाम से दिख रहा है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी का डायनेमिक्स। तो सबसे पहला हेडिंग क्या है कि भाई ये रिजिड बॉडी क्या चीज़ है। रिजिड बॉडी। अब ये रिजिड बॉडी क्या चीज़ होती है। वैसे अगर मैं डे टू डे लैंग्वेज में बात करूँ, जैसा कि शब्द से भी पता चल रहा है, इसके वर्ड से भी पता चल रहा है, रिजिड। रिजिड का मतलब ऐसा होता है कि जैसे अगर आप इस पे फोर्स फोर्स लगाओ तो ये डिफॉर्म ना हो, टूटे फूटे ना, तब मैं कहूँगा कि ये रिजिड है। अब अगर मैं जैसे मान लो कि एक एग्जांपल के लिए बात करूँ, मान लेते हैं मेरे पास ये कॉपी है। क्या कॉपी एक रिजिड बॉडी हो सकता है क्या? ना। कैसे? देखो, ऐसे मैंने पकड़ा, ये पता चला अपने ही वेट की वजह से टेढ़ा मेढ़ा हो गया, है ना। तो ये एक रिजिड बॉडी का एग्जांपल नहीं है। लेकिन अप टू गुड एक्सटेंट मैं इसको एक रिजिड बॉडी मान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं थोड़ा मोड़ा फोर्स लगाऊं तो इसका शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा है, तो ये रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन फिर मैं बोलूं कि क्या कोई बॉडी 100% रिजिड हो सकता है क्या? ना। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई इतना फोर्स तो है ही है, कुछ ना कुछ फोर्स तो मैं लगा ही सकता हूँ इसके ऊपर, जब ये डिफॉर्म हो जाए, जब ये थोड़ा सा इलोंगेट हो जाए या फिर बेंड हो जाए, ऐसा किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी 100% रिजिड बॉडी नहीं हो सकती, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली रिजिड तो मान ही सकते हैं, है ना। तो इसका फिजिक्स वाला डेफिनेशन आपको बेटर समझ में आएगा, धीरे धीरे देखते हैं अपन। सबसे पहले तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। अच्छा, इस टाइप का ना डायग्राम आपको बहुत देखने को मिलेगा, ऐसे रैंडम सा। ठीक है। तो ये एक रिजिड बॉडी मैंने बनाया है। ये क्या है? एक रिजिड बॉडी है। मैंने इस रिजिड बॉडी के ऊपर, आप कहोगे सर ये कैसा टेढ़ा मेढ़ा सा रिजिड बॉडी है। एक्चुअली एक पत्थर का टुकड़ा है, ऐसा मान लो, है ना। इसके ऊपर दो पॉइंट लो, एक पॉइंट है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे। मान लेते हैं ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। जो पॉइंट ए है उसका वेलोसिटी कुछ v1 दे रखा है, और पॉइंट जो बी है इसका वेलोसिटी कुछ, इसका वेलोसिटी कुछ v2 दे रखा है। और अगर मैं इन दो पॉइंट को जोड़ूं, ए और बी को ऐड करूं डॉटेड लाइन से, तो देखो क्या बनता है। इस टाइप से ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो दे रखा है इन्होंने कि ये डिस्टेंस आर के बराबर है। ये डिस्टेंस आर के बराबर है, ऐसा बोल रखा है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ऐसे में एक काम करते हैं। अच्छा, एक चीज और गिवन है। क्या गिवन है? कि ये जो एंगल है दैट इज थीटा 1, और ये वाला एंगल जो है दैट इज थीटा 2। अच्छा बताओ, अगर ए और बी रिजिड बॉडी के ऊपर है तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस वेरी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस वेरी कर गया तो इसका मतलब बॉडी डिफॉर्म हो गई, है ना। तो इसी वाली प्रॉपर्टी को हम लोग देखो अभी कैसे डिफाइन करेंगे। v1 का ये वाला कंपोनेंट कितना लिखोगे? क्या इसको आप v1 cos थीटा 1 लिखोगे? और ये वाला कंपोनेंट कितना लिखोगे? v1 sin थीटा 1।
सिमिलरली अगर मैं V2 के दो कंपोनेंट करूं, एक अलोंग द लाइन, तो ये कितना बनेगा? V2 cos थीटा 2, और ये वाला कंपोनेंट कितना बनेगा? V2 sin थीटा 2, है ना? एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग कलर से बनाते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा है। मुझे क्या करना है, V2 के कंपोनेंट बनाना है। तो ये वाला कंपोनेंट V2 का कितना बनेगा? V2 cos थीटा 2, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना बनेगा? V2 sin थीटा 2। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी अभी मैंने बोला कि अगर ये रिजिड बॉडी है, a body is rigid, velocity along line joining them as body is rigid, लिखो as body is rigid, तो हम ऐसा कह सकते हैं velocity of sorry distance between A and B must remain constant. Distance between A and B must be या must not change. must लगाया मैंने, ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन ए और बी चेंज नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी चेंज नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहोगे कि ए और बी के बीच में कोई भी सेपरेशन या अप्रोच नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन ए एंड बी मस्ट बी जीरो। अगर ये बात सत्य है तो बताओ, क्या ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, अलोंग लाइन जॉइनिंग देम, क्या ये दोनों इक्वल होने चाहिए? क्या ये दोनों इक्वल होने चाहिए कि नहीं? ये दोनों इक्वल होने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होने चाहिए। तो देखो, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट मुझे इक्वेट करना है। तो देखो, V1 का cos थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू V2 का cos थीटा 2। तो लिखो, V1 का मैं ऐसे लिख सकता हूं, V1 cos थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू V2 cos थीटा 2। मतलब वेलोसिटी अलोंग लाइन जॉइनिंग बिटवीन ए एंड बी मस्ट बी इक्वल। मुझे परपेंडिकुलर से मतलब नहीं भाई, ये क्या कर रहा है इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, ये वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अलोंग लाइन जॉइनिंग देम से फर्क पड़ेगा। ठीक है? अगर लाइन जॉइनिंग बदला तो फिर हम बात करेंगे, तब वो रिजिड बॉडी नहीं हो जाएगा, नहीं रह जाएगा। अच्छा बताओ, इसी में अगर मैंने आपसे कुछ और बातें पूछा होता, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछता कि फाइंड व्हाट इज व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखते हैं? आपको याद होगा सर्कुलर मोशन में मैंने पढ़ा था, ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो भी परपेंडिकुलर वाला, डिवाइड बाई आर। भाई ओमेगा रिलेटिव इक्वल टू वी रिलेटिव परपेंडिकुलर बाई आर, ये हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में जब हमने ओमेगा डिफाइन किया था।
एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, है ना। तो देखो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला वेलोसिटी लिखना है बस, ये ध्यान रखना। तो बताओ, क्या ये जो कंपोनेंट है, ये वाला इसको मैं एक अलग कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो इससे दिखा देते हैं। ये वाला जो कंपोनेंट है, ये आपस में इक्वल होने चाहिए, सॉरी, यही डिसाइड करेंगे, यही वाला कंपोनेंट डिसाइड करेगा, क्योंकि यही परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है। भाई परपेंडिकुलर तो यही है ना, परपेंडिकुलर तो यही है ना। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिख रहा हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू लिखूंगा। अब वेलोसिटी ऑफ वन कितना है देखो, वेलोसिटी ऑफ वन है v1 sin थीटा वन, और वेलोसिटी ऑफ टू कितना है v2 sin थीटा टू। एक इधर है तो दूसरा इधर है, अपोजिट सेंस में। अपोजिट सेंस में है तो इसको अगर मैं प्लस लिखूंगा तो इसको मुझे माइनस लिखना पड़ेगा। तो आगे देखो, तो क्या हो जाएगा, v1 sin थीटा वन माइनस माइनस का v2 sin थीटा टू डिवाइड बाई आर। तो ओमेगा ए भी क्या बन जाएगा, v1 sin थीटा वन प्लस v2 sin थीटा टू डिवाइड बाई आर। ये बना एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा बताओ सेंस कैसा होगा, सेंस सेंस ऑफ रोटेशन, भाई ओमेगा है तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन भी होगा। अब ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी दिखा है हमने, है ना, बी रेस्ट में है। तो अगर अगर इसमें एक दूसरा कलर लाइट वाला जोड़ता हूं, हाँ ठीक है। मैं क्या कह रहा था, अगर मैं सेंस की बात करूं तो देखो, बी अपना रेस्ट में है। अगर बी रेस्ट में है तो इसकी ये वाली वेलोसिटी इसको उल्टा करके मिल जाएगी। तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि बी को ऐसा लगेगा, बी को ऐसा लगेगा कि वो खुद रेस्ट में है, और जो ए वाला पॉइंट है वो इधर डायरेक्शन में जा रहा है, इधर इधर। अगर इधर जा रहा है तो सेंस कैसा आएगा, ये वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बी को ऐसा लगेगा कि ए जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछा गया होता तो वो भी निकाला जा सकता है। व्हाट इज, अब हम पूछ रहे हैं कि व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, वैसे आपको अगर याद हो सर्कुलर मोशन से कि ओमेगा ए बी और ओमेगा बी ए सेम ही आते थे। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर ये पूछा जाए तो आंसर क्या लिखोगे, सेम ही आ जाएगा निकल के। आप अगर ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे, ओमेगा बी ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वो भी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर, है ना। तो देखो, जो वीबी वेलोसिटी है, अब वीबी किधर है देखो, वीबी किस डायरेक्शन में है, ये रहा वेलोसिटी ऑफ बी, और ये रहा वेलोसिटी ऑफ ए परपेंडिकुलर वाला। तो ऐसे में अगर आप इसको प्लस मान लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो देखो अगेन सेम ही आ जाएगा, अगेन सेम ही आ जाएगा। तो ये बन जाएगा v2 साइन थीटा टू माइनस माइनस का v1 साइन थीटा वन डिवाइड बाई आर। और ये अगेन ओमेगा बी ए जो है ना,
वो भी वही आ जाएगा, सेम ही बन जाएगा। v1 साइन थीटा वन प्लस v2 साइन थीटा टू डिवाइड बाई आर। अब अगर आप सेंस की बात की कि किस सेंस में होगा रोटेशन, तो देखो अब ये जो हमने लिखा है ना ओमेगा ए बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखा है, अगर आपने ए को रेस्ट में लिया तो इसको लगेगा कि ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा है, तो इसका सेंस कैसा होगा, ऐसा, इसके जैसा है ना। तो इसको अंडू करता हूं मैं। तो ये भी अगेन क्लॉकवाइज ही बन जाएगा। अगेन कैसा बना, क्लॉकवाइज। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं आपके लिए। ओमेगा ऑफ ए बी बराबर होता है ओमेगा ऑफ बी ए, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे हम लोग कुछ पॉइंट लिखते हैं, कुछ पॉइंट लिखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने अभी अभी लिखा है ना, सब कुछ उसी पर बेस्ड है। कुछ हमें की पॉइंट्स लिखने हैं। कुछ की पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं एज इट इज आप नोट कर लो, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन any two points of a rigid body of a distance between any two points of a rigid body remain, या इसको ऐसे लिख लो, does not, does not को हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, distance between any two points of a rigid body does not change, does not change with time। दूसरा पॉइंट लिखो, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पॉइंट्स हम लोग लिख रहे हैं, आगे चल के बड़े काम के पॉइंट्स बनने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट इन्हीं पर बेस्ड आते हैं। मतलब अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो काम हो जाएगा, अदरवाइज फंस जाओगे। तो अगला पॉइंट क्या लिखना है, देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट अबाउट एनी अदर पॉइंट, अबाउट एनी अदर पॉइंट ऑन रिजिड बॉडी, ऑन रिजिड बॉडी इज सेम। क्या लिखा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, क्या लिखा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट अबाउट एनी अदर पॉइंट ऑन रिजिड बॉडी इज सेम। मतलब आप ए के रिस्पेक्ट में बी को देखो या बी के रिस्पेक्ट में ए को देखो, ओमेगा सेम ही रहता है। और आगे क्या लिखना है, इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, क्या लिखते हैं इसको, इट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी। इसका मतलब आपको क्या पता चला कि कोई सा भी रिजिड बॉडी हो, उसके ऊपर अगर किसी भी दो पॉइंट का वेलोसिटी आपको मिल जाए तो आप उससे ओमेगा निकालोगे, और जो ओमेगा आप वहां पे कैलकुलेट करोगे वही ओमेगा उस ऑब्जेक्ट का ओमेगा होगा, उस रिजिड बॉडी का ओमेगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें हाईलाइट करनी है, जैसे ए अदर पॉइंट इज
सेम। इट्स कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी, है ना। और ये सेम होता है किसी एक पॉइंट का दूसरे दूसरे के रिस्पेक्ट में, या दूसरे पॉइंट का पहले के रिस्पेक्ट में, या कोई और भी पॉइंट लेते तो भी सेम ही निकल के आता है। खैर, इसमें थर्ड पॉइंट लिखते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या है? मोशन ऑफ, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोशन ऑफ एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑफ a rigid body, motion of any point of a rigid body with respect to with respect to any other point on rigid body is either is either is either rest or or pure circular motion or pure circular motion। इसका मतलब क्या है? देखो, सपोज करो रिजिड बॉडी के ऊपर दो पॉइंट्स है। चलो मैं इसको ये बता देता हूँ। मान लो ये एक रिजिड बॉडी है जिसके ऊपर दो पॉइंट्स बने लिए। अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट को आप ऑब्जर्व करो तो भाई इनके बीच का डिस्टेंस तो बदल नहीं सकता। इसका मतलब आप यहाँ पे बैठ जाओ, आप यहाँ पे बैठ जाओ। अगर आप यहाँ पे बैठ के देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है इधर तो जा नहीं सकता, इधर तो अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर इधर गया तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ना अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये या तो इधर जा सकता है, या तो इधर जा सकता है, या तो रुका रहे। तो हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि अगर इधर गया तो प्योर सर्कुलर मोशन करेगा, है ना। इधर आया तो भी सर्कुलर मोशन करेगा, इधर आया तो भी सर्कुलर मोशन करेगा। अगर नहीं मूव किया तो रेस्ट में रहेगा। यही रीजन है कि आप अगर आप रिजिड बॉडी के किसी एक पॉइंट पे बैठ के किसी दूसरे पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे तो वो प्योर सर्कुलर मोशन करता हुआ ही नजर आएगा, फॉर श्योर।